सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज का अर्थ क्या होता है? सर्व अंग सम, मतलब त्रिभुज की ट्रायंगल की तीनों साइड्स, तीनों भुजाएं इक्वल हो, सर्व अंग सम। लेकिन अभी हम लोग समरूप त्रिभुज पढ़ेंगे क्लास 10 में। समरूप त्रिभुज का अर्थ होता है कि रूप में समान, जैसे देखने में एक जैसा। हम लोग सबसे पहले दो सर्कल लेते हैं। अगर दो सर्कल लेते हैं, एक सर्कल बड़ा है और एक छोटा है, ये दोनों आपस में सिमिलर है, समरूप है। ट्रायंगल उसी तरह दो ट्रायंगल समरूप कैसे होगा? एक ट्रायंगल बड़ा है और एक ट्रायंगल छोटा है। बड़ा ट्रायंगल ए बी सी और छोटा ट्रायंगल डी ई एफ, ये समरूप देखने में एक जैसा है, लेकिन साइड इक्वल होना जरूरी नहीं है। लेकिन साइड का रेशियो इक्वल होना जरूरी है। जैसे ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। मीन्स ट्रायंगल का तीनों साइड अगर दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के साथ उसका रेशियो इक्वल हो तो कहा जाता है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों तरफ त्रिभुज समरूप है। तो समरूप होने के बाद दोनों ट्रायंगल का एंगल भी इक्वल होगा। मीन्स इफ ए बी बाय डी ई, बी सी बाय ई एफ, ए सी बाय डी एफ, then angle A equal to angle D, angle B equal to angle E, angle C equal to angle F। ऐसा होगा तो क्या कराएगा? त्रिभुज ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर का ये साइन है, ट्रायंगल डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल डी ई एफ का। अब ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का सिमिलर होने का और भी प्रोसेस है। कैसे कहेंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर है? इसके लिए हम लोग देखते हैं यदि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ कोई दो ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है। कैसे? नंबर 1 इसको कहा था प्रोसेस SAS, साइड एंगल साइड प्रोसेस। साइड एंगल साइड में इफ ए बी बाई डी BC by EF इक्वल टू BC by EF, दो साइड का रेशियो इक्वल हो गया। AB by DE, BC by EF, दोनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया और दोनों साइड के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल E। दो साइड का रेशियो इक्वल और दोनों साइड के बीच का एंगल वो इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। दोनों साइड
जो हो गया उसका रेशियो इक्वल हो गया दो ट्रायंगल में, और दोनों के साइड के बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल हो गया। समझ आ रहा है? तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। इसको कहा जाता है SAS। उसके बाद एस एस एस, ये तो अभी पहले ही हम बता दिए सिमिलर का प्रोसेस में। यदि AB बाय DE इक्वल टू BC बाय EF इक्वल टू AC बाय DF, मीन्स तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया। S साइड साइड साइड, तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया, तो तीनों दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, समरूप हो गया, सिमिलर हो गया। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल DEF। ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल DEF का। ठीक है। तीसरा है AAA क्राइटेरिया, सिमिलरिटी। ए सिमिलरिटी, ए समरूपता, एंगल 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 सिमिलरिटीज, मीन्स दोनों ट्रायंगल में यदि एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F, दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल अगर इक्वल हो गया तो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल DEF। इसे हम लोग क्या कहते हैं, AAA, एंगल 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 सिमिलरिटीज, AAA समरूपता। तो दोनों त्रिभुज ABC समरूप हो गया DEF का। तो ये हो गया त्रिभुज का सिमिलरिटी, समरूप त्रिभुज क्या है इसके बारे में हम लोग जान गए। हम लोग इस प्रकार सिमिलर ट्रायंगल क्या है, दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर होता है इसके बारे में हम लोग जान गए। दो ट्रायंगल सिमिलर होने का जो शर्त क्या है, तीन चीज हम लोग बताए, S साइड साइड साइड, यानी दो ट्रायंगल का अगर तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। दूसरा हम लोग ये बताए SAS साइड एंगल साइड, यानी कोई दो ट्रायंगल का दो साइड का रेशियो इक्वल हो और दोनों साइड के बीच का एंगल इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। इसको हम लोग कहते हैं SAS सिमिलरिटीज। और तीसरा है AAA सिमिलरिटीज, यानी कोई दो त्रिभुज में तीनों एंगल आपस में दूसरे त्रिभुज के तीनों एंगल के इक्वल हो तो क्या कहलाता है, वह AAA सिमिलरिटीज। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग क्लास 10 का NCERT बुक से 6.1 लेसन, सिमिलर ट्रायंगल में 6.1 लेसन पढ़ेंगे। 6.1 में सबसे पहले क्वेश्चन है, एक है, देखते जाइए आप लोग। 1 नंबर में है सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांशम या समरूप। तो अभी शुरू में ही हम लोग बता दिए कि सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि वृत्त की बहुत सारी भुजाएं होती है, अनंत भुजाएं होती है, और प्रत्येक भुजाओं का दो वृत्त के भुजाओं का अनुपात भी समान होगा, इसलिए यह क्या होगा, सभी वृत्त समरूप होते हैं। नंबर 2, सभी वर्ग डैश होते हैं, सर्वांशम या समरूप। इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी होगा समरूप और इसमें भी बनाएगा समरूप। सभी वर्ग समरूप होते हैं। वर्ग समरूप क्यों होते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण प्रत्येक एंगल जो है 90 डिग्री का हो, उसको वर्ग कहते हैं। तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, इसलिए सभी वर्ग का हम लोग जब भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो चारों भुजाओं का अनुपात भी समान होगा, इसलिए सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। नहीं। नंबर 3, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। तो सभी
समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज समरूप क्यों होते हैं? समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब यदि दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो। जब दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो भुजाओं का अनुपात भी समान होगा, इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। 4 नंबर, भुजाओं की समान संख्या वाले दो त्रिभुज समरूप होते हैं, उनके संगत कोण डैश हो। भुजाओं की समान संख्या वाले दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जबकि उनके संगत कोण बराबर हो। अभी हम बताए कि तो उनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, यानी संगत भुजाएं समानुपाती हो। भुजाओं की समान संख्या वाले दो त्रिभुज के प्रत्येक कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए, और भुजाओं का अनुपात जो है बराबर, अर्थात भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। इसलिए संगत कोण क्या लिखा है यहाँ? बराबर। संगत कोण बराबर और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अब 2 में है क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, तो समरूप आकृतियां का 2 उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। 2 समरूप त्रिभुज बना देना है, 2 वर्ग बना देना है, 2 वृत्त बना सकते हैं। तो समरूप त्रिभुज के 2 समरूप आकृतियों का उदाहरण हो गया। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो एक समबाहु त्रिभुज बना दीजिए, और एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दीजिए, या एक विषमबाहु त्रिभुज बना दीजिए। मतलब एक त्रिभुज ऐसा बनाइए जिसकी तीनों भुजाएं समान, और एक त्रिभुज ऐसा बनाइए जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। तो ये क्या होता है? ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। उसके बाद बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो 2 चतुर्भुज समरूप है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 2 चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो इसके तीनों भुजाएं दिया हुआ है, चारों भुजाएं दिया हुआ, भुजाओं का माप। तो चारों भुजाओं का माप हम लोग मापों का अनुपात निकालते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, चारों भुजाओं का माप दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, चारों भुजाओं का माप दिया हुआ है। ये आकृति समरूप है या नहीं ये पूछा जाएगा। तो दोनों आकृति समरूप होगा या नहीं ये हम लोग देखते हैं। एक चतुर्भुज है यहाँ और एक वर्ग, ये एक वर्ग या समरूप आकृति, 2 आकृति दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं, इसमें नाम दिया हुआ है SRQP, SPQR, SPQR दिया हुआ है, SPQR। माप भी दिया हुआ इसका 1.5 सभी भुजाएं दिया हुआ है इसमें 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर। और दूसरी आकृति में सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर करके, 3 सेंटीमीटर करके सभी भुजाएं हैं, 3 सेंटीमीटर करके सभी भुजाएं। तो आप देखिए इसमें 1.5 सेंटीमीटर करके है और ये 3 सेंटीमीटर करके। क्या ये दोनों आकृति समरूप है? ये दोनों आकृति समरूप है क्या नहीं? ये दोनों आकृति हम देखेंगे इसकी भुजाओं का अनुपात निकाल के, दोनों आकृति के भुजाओं का अनुपात निकाल के देखेंगे और संगत कोणों का। तो निश्चित है इसका प्रत्येक कोण, दूसरी आकृति में प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, लेकिन पहली आकृति में कोणों का माप 90 डिग्री नहीं है। तो भुजाओं का सिर्फ अनुपात बराबर हो गया, इसमें कोण बराबर नहीं होता है, अतः ये समरूप नहीं होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगला क्लास में NCERT बुक से 6.2 लेसन समरूप त्रिभुज पढ़ेंगे।